थर्सडेज के ग्रुप में आज जो हम बात करते हैं, कोडिपेंडेंसी के ऊपर बात करते हैं फैमिली के साथ। लास्ट टाइम हमने बात की थी एंगर के इमोशन के ऊपर, कि एंगर एक गुस्सा एक इमोशन होता है जिसको हम नेगेटिव परसीव करते हैं, बट वो एक्चुअली नेगेटिव नहीं होता, वो हमारे लिए ही बना होता है। इसी तरह से आज हम बात करेंगे फियर के इमोशन के ऊपर। ये जो गुस्से का इमोशन होता है, ये भी हमने इसके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव कोनोटेशंस अटैच की होती हैं। हम इसको परसीव ही ऐसे कर रहे होते हैं कि फियर जो है इट्स अ वेरी नेगेटिव इमोशन। ये जब जब भी आएगा तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन लेकर आएगा, ऐसा ही है, हम ये सोच रहे होते हैं। जो एक कोडिपेंडेंट होता है, जो एक हम रोगी होता है, उसकी लाइफ में फियर कैसे ऑपरेट कर रहा होता है, या वो फियर से कैसे ऑपरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ कही जाती है कि जो थोड़ा सा फियर, मतलब समटाइम्स ये कहा जाता है कि अ लिटिल फियर इज़ बेटर देन नो फियर। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी को स्टेज फ्राइट होता है, या आपने किसी एनिमल को देख लिया है, उस टाइम पे डरना इज़ अ राइट ऑप्शन, इज़ अ राइट थिंग टू डू। उस टाइम पे आप फियर से ऑपरेट करेंगे तो ही आपका ब्रेन एक्टिव होगा, तो ही आपकी सेंसेस एक्टिव होंगी, और तो ही आप एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ अब मुझे क्या करना है, या इस सिचुएशन में क्या करना है। लेकिन एक जो कोडिपेंडेंट होता है ना, या वो फैमिली जिस फैमिली में एडिक्शन की बीमारी होती है, उस फैमिली में जो फियर होता है वो थ्रू आउट एक कांस्टेंट बन चुका होता है। वो थ्रू आउट, मतलब हर बंदा, फैमिली का एक एक मेंबर उस फियर से ऑपरेट कर रहा होता है। अब ये हो रहा है कि वो थोड़ी देर के लिए गुस्सा, थोड़ी देर के लिए डर नहीं है, वो एक डर जो है वो उनकी जिंदगियों का पार्ट बन चुका होता है। लाइक उनको एक नॉर्मल सी चीज़ लग रही होती है। शुरू शुरू में वो डर रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ा सा एबनॉर्मल लगता है कि क्यों डर आ रहा है, या क्यों हम डर रहे हैं, या फियर से ऑपरेट क्यों कर रहे हैं। बट विद टाइम क्या हो रहा होता है कि वो उस चीज़ को अपनी लाइफ का एक पार्ट समझने शुरू हो जाते हैं। एक फियर, मतलब बहुत ज़्यादा फियर फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम जो है, वो एक एबनॉर्मल सी चीज़ है। ऐसा ही है, थोड़ी देर के लिए डरना, अपने आप को बचाने के लिए डरना इज़ ओके। पब्लिक पे आके बोलना और उससे पहले आपको डर लग रहा है इज़ ओके। किसी एनिमल है जो आपके सामने खड़ा हुआ है, उससे डरना इज़ ओके। बट ऐसा भी तो होता है कि जब पब्लिकली बोलना शुरू कर देते हो तो आपका डर खत्म हो जाता है। स्टेज फ्राइट होता है वो खत्म हो जाता है जब तक आप उसको इनकाउंटर करने शुरू हो जाते हैं। जब आप एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपका डर खत्म हो जाता है। इसी तरह से जो एडिक्शन, जिन फैमिलीज में एडिक्शन होती है ना, उन फैमिलीज में भी डर जो है वो उसको उन लोगों को नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है। उन्हें लग रहा होता है कि डर इज नथिंग नाउ, मतलब इट्स नॉर्मल, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उनके लिए वो नॉर्मल बन चुकी होती है। ये हम खुद ही अपनी लाइफ में डर को, फियर को नॉर्मल हमने खुद बनाया होता है। और वो कैसे बनाया होता है? क्योंकि हम ऑपरेट ही हर टाइम फियर से कर रहे होते हैं। ये जितनी भी कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, क्या क्या होते हैं कैरेक्टर डिफेक्ट्स? ये तो बहुत, जो एडिक्शन के हॉलमार्क्स है ना, ये तो बहुत, लेकिन हर वो चीज़ जो कि मॉरल वैल्यूज से आपके हट करो, दैट कम्स अंडर कैरेक्टर डिफेक्ट्स। जिसमें परफेक्शनिज्म भी आ जाती है, जिसमें प्रोक्रेस्टिनेशन भी आ जाती है, जिसमें कंट्रोलिंग बिहेवियर्स भी आ जाते हैं, जिसमें रिजेंटमेंट्स, रंजिशें, वो भी आपके कैरेक्टर डिफेक्ट में आ जाते हैं। टॉक्सिसिटी भी आ सकती है आपके इसमें कैरेक्टर डिफेक्ट्स में। तो जो फैमिलीज होती हैं, जो पेरेंट्स होते हैं ना, एक जो को डिपेंडेंट होते हैं अपने लव्ड वन के ऊपर, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स होते हैं। जैसे परफेक्शनिज्म से क्या समझ में आती है, कैसे फैमिली परफेक्शनिज्म से ऑपरेट कर रही होती है? उनका वो ये नहीं सोच रहे होते कि उनका पेशेंट परफेक्ट हो जाए, वो इस सोच से ऑपरेट कर रहे होते हैं कि हमने परफेक्ट होना है, हमने ना नहीं सुननी अपने बच्चे से, हमें इतने अच्छे परफेक्ट पेरेंट्स हमने बनना है कि हमारे बच्चे जो है हमारे कंट्रोल में रहे। मतलब एक बहुत अच्छी पिक्चर देते हैं हम अपने बच्चों को, इस तरह से कि जो बात बुरी है, जो बात मना करने वाली है, उस पर भी वो मना नहीं करते। पेरेंट्स उस पर भी उनकी विशेष के साथ साथ चलने शुरू हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि अगर उन्होंने मना किया तो वो उनको, जो बच्चे हैं वो उनको एज अ थ्रेट फील करना शुरू हो जाएंगे, एज एनिमी फील करना शुरू हो जाएंगे, और फिर उनकी वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। इसकी वजह से वो बहुत परफेक्शनिज्म को अपनी लाइफ में ले आते हैं। और इसके पीछे क्या रूट कॉज क्या होती है? फियर। मतलब फियर जो हम बात कर रहे हैं आज, जिस इमोशन के ऊपर फियर, मतलब गुस्सा होता है, सॉरी डर होता है पीछे, वो डर यही होता है ना कि अगर हमने बच्चों की हर बात ना मानी तो ये तो हमारी वैल्यू नहीं करेंगे, हमें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, और ये भी बाहर जाके डिफरेंट क्विक फिक्सेस ढूंढेंगे। बच्चे तो वैसे भी और मतलब अदर वे भी वो क्विक फिक्सेस ढूंढ रहे हैं, और उन्होंने ढूंढ चुके हैं, मतलब वो ढूंढ चुके हैं। जब एक फैमिली में एडिक्शन आती है तो क्विक फिक्स तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऐसा ही है। तो बच्चे ऑलरेडी जो होते हैं वो क्विक फिक्स की तरफ जा चुके होते हैं,
लेकिन पेरेंट्स को गलतफहमी ये हो रही होती है कि हमारी वजह से ही वो ना क्विक फिक्स में चले जाएं, अगर हमने उनको ना कह दिया तो। इस डर की वजह से, इस फियर की वजह से वो फिर एक बहुत परफेक्शनिस्ट पेरेंट्स की पिक्चर देने शुरू कर देते हैं। ये भी एक कैरेक्टर डिफेक्ट है, ऐसा ही है। इसी तरह कंट्रोलिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है कि हर चीज़ को लेके बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस, चौकीदारा का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं। वो भी पीछे उसकी रूट कॉज फियर होती है, डर होता है कि उन्हें डर होता है कि बच्चा हमारे हाथों से ना निकल जाए, बच्चा हमारे हाथों से फिसल ना जाए, जिसकी वजह से वो फिर क्या कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने बच्चों को, बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी होती हैं। तो ये है कि इसी तरह से कंट्रोलिंग बिहेवियर्स के साथ साथ रिजेंटमेंट्स भी आ जाती हैं, रंजिशें, कि फैमिली जो है अपने लव्ड वन के अगेंस्ट रंजिशें होल्ड करके बैठी होती हैं। क्यों ये ड्रग्स की तरफ गया, इसने क्यों नशे शुरू कर दिए, क्या ये मेरे पास नहीं आ जाता था, मेरे से मदद नहीं ले सकता था, मतलब क्यों इसने ऐसे किया। ऐसा ही होता है फैमिलीज के माइंड में, कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही होती है ना कि क्यों हमारे लव्ड वन ने ड्रग्स को चूज़ किया, या वो क्यों इस बीमारी में आ गए। कहा ये जाता है कि जो एडिक्शन की बीमारी है ये वन ऑफ दोज डिजीज़ है जो कि इंटायर फैमिली की डिजीज़ है। इसको पूरी फैमिली की, पूरे ख़ानदान की बीमारी समझा जाता है। एडिक्शन, फॉर एग्जांपल आप सब यहाँ पे एक्टिव एडिक्ट्स थे, राइट? तो आप लोगों को यही लगता होगा कि हमारे साथ ही एडिक्शन की बीमारी है, बट नहीं। जब आपने एडिक्शन को चूज़ किया या एडिक्शन ने आपको चूज़ किया तो उसके साथ साथ पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है। यहाँ पे फैमिली अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही है, यहाँ पे डेली बेसिस पे फैमिली आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं उनके भी मसले आने शुरू हो जाते हैं, वो भी परेशान होते हैं, वो भी बहुत मसलों से गुजर रहे होते हैं, उन्हें कोप अप नहीं करना आ रहा होता, उन्हें नहीं समझ आ रही होती कि किस टाइम पे क्या रिएक्शन देना है या किस टाइम पे क्या एक्ट करना है। तो ये जब ये चीज़ें सब आ रही होती हैं तो इसकी रूट कॉज पीछे फियर होता है कि हम फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये जो एक कोडिपेंडेंट होता है, जो ये कोडिपेंडेंसी की जो बीमारी है, इसमें बहुत मेन रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फियर का, कि हम डर से बहुत ज़्यादा हर चीज़, हर काम हमारा डर से हो रहा होता है। इसके अलावा और जो कंट्रोलिंग हमारा ये जो है कैरेक्टर डिफेक्ट है, प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ों को डिले करते रहना, जैसे ट्रीटमेंट हो गई कि ट्रीटमेंट को हर टाइम डिले कर रहे होते हैं। उन्हें पता भी होता है कि लव्ड वन अब एडिक्शन की बीमारी से में मुब्तला है, इसको इलाज की ज़रूरत है, लेकिन फियर से ऑपरेट करने की वजह से हम उन्हें ये नहीं कन्फ्रंट कर पा रहे होते हैं कि आपको इलाज की ज़रूरत है। बहुत जब हद हो जाती है, जब रॉक बॉटम हिट हो जाता है, जब अपना पेरेंट्स का भी रॉक बॉटम हिट हो जाता है इमोशनली, फिर आगे वो कहीं ना कहीं जो इलाज की तरफ भागना शुरू होते हैं या इलाज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को ढूंढना शुरू होते हैं। तो ये सब जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स होते हैं ना, फियर को समझा जाता है कि फियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन कैरेक्टर डिफेक्ट्स को ऊपर लाने में, इन कैरेक्टर डिफेक्ट्स को हाईलाइट करने में। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस फियर से ऑपरेट ना कर रहे हों, या आज से मैं ये चाहूँगी कि सारे पेरेंट्स इस डर से निकल आएँ बाहर कि हमारा अब अगला क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा। मतलब जब हम फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट नाउ, अब आगे क्या होगा। अब जब पता चल जाता है पेरेंट्स को कि एक्टिव एडिक्शन में है, हमारे लव्ड वंस हैं, तो उनके फिर क्या माइंडसेट हो रहा होता है कि अब पता नहीं ये क्या कर लेगा, अब पता नहीं क्या हो जाएगा, 2 मिनट भी एक्स्ट्रा लेट हो गए हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, अब पता नहीं कहाँ होगा, अब क्या हो रहा होगा। तो एक कॉन्स्टेंट फियर होता है। तो फियर जो हमारी लाइफ का एक परमानेंट पार्ट बन जाता है, हमें नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है। हमें ये नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है कि डरना इज़ ओके। अगर हम डरेंगे तो ही हम इमोशनली स्टेबल रहेंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर हम फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं तो दैट मीन्स हम इमोशनली अपने आप को शट डाउन कर रहे हैं, हमारा ब्रेन अपने आप को शट डाउन कर रहा है। एक सिंड्रोम होता है जिसे कहते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। किसी को कुछ आइडिया ही क्या होता है? इसको रिलेट हम इस तरह से एडिक्शन और फियर से इस तरह से करते हैं कि वो फैमिली जिनमें हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लाइक जेनेटिकली कुछ ऐसा रन नहीं कर रहा होता कि कोई हार्ट इशू होगा या कोई हार्ट डिजीज होगी, जब उन फैमिलीज में एडिक्शन आती है ना तो उन्हें ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम शुरू हो जाता है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम मतलब कि उनका जो हार्ट है ना वो वीक हो जाता है, लाइक इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनली वो इतना ड्रेन हुए होते हैं, या इतनी इमोशनल प्रॉब्लम्स हुई होती हैं जो कि फियर, रिजेंटमेंट या एंगर, इन सब चीज़ों की वजह से होती है। तो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, जो कि उनके हार्मोन्स को अफेक्ट कर रहा होता है, जो उनका हार्ट है वो वीक होना शुरू हो जाता है। इट्स नॉट लाइक कि एक्चुअली में आपको हार्ट डिजीज हो जाती है या आपको कोई मसला है, इवन दो कि आपकी फैमिलीज में हार्ट डिजीज रन भी नहीं कर रही, बट
जो इमोशनल स्ट्रेस है जो कि फियर की वजह से आ रहा है, कंटिन्यू स्ट्रेस है, वो आपके हार्ट को वीक कर देता है। और जब वो आपको हार्ट को वीक कर देता है तो आपको फिजिकल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, और विच कुड लीड टू हार्ट हार्ट डिजीजेस। नॉट जस्ट यू, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, क्योंकि इसीलिए तो इसको फैमिली डिजीज कहा जाता है कि पूरी फैमिली इसे फाइट बैक कर रही होती है, पूरी फैमिली अपनी एफर्ट्स डाल रही होती है किसी ना किसी तरीके से ये बीमारी इस फैमिली से निकल जाए। बट वंस वो बीमारी आ गई है ना, तो उसको पूरी फैमिली मिलकर लड़ती है, और फिर जब उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता तो फिर वो किसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी की तरफ जाते हैं, तो वो भी इमोशनली बहुत ड्रेन हुए होते हैं, फिर उनको हार्ट डिजीजेस शुरू हो जाती हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल किसी कोई पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे, उनकी अब रिटायरमेंट लाइफ शुरू होने वाली है, और उनके सारे बच्चे मैरिड हैं, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज़ ऑन गुड पेज, बट सडनली कुछ होता है कि जो उनका सबसे छोटा बेटा है जो कि अभी अनमैरिड है, उसने एडिक्शन में वो हो गया, पता चला है, पेरेंट्स को पता चला है कि उसने एडिक्शन हो गई है या उसने कोई ड्रग स्टार्ट कर दिया। तो अब पेरेंट्स ने तो ये सोचा हुआ था कि हम अपनी रिटायरमेंट लाइफ गुजारेंगे, अच्छे से गुजारेंगे, सब चीज़ें ऑन ट्रैक रहेंगी, हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करेंगे, सोशलाइज करेंगे। लेकिन हो क्या रहा होता है, जब उन्हें पता चलता है कि अब उनका जो बेटा है वो एडिक्शन की बीमारी में मुब्तला हो गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी लाइफ भी अफेक्ट होने शुरू हो जाती है। क्या लगता है आपको, कैसे होती होगी उनकी लाइफ भी अफेक्ट? अब उन्होंने किसी से मिलना मिलाना छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि शेम है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, कि किसी से मिलेंगे, लोग बार बार पूछेंगे कि बेटा क्यों क्यों ऐसे गया, या ऐसी बीमारी में कैसे पड़ गया, आप लोगों ने इसके कुछ हेल्प करने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा और क्या होगा, उसकी बातों को कवर अप करना शुरू, मतलब वो जो सारे इनेबलिंग में जो चीज़ें आती हैं ना, वो सब वो करने शुरू कर देंगे। अब उसकी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, अगर वो कहीं ऑफिस नहीं जा रहा या किसी अपने काम पे नहीं जा रहा, तो उसके ऑफिस में या उसके काम पे फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज वो नहीं आ सकेगा, उसके लिए कवर अप कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं दूसरे लोगों से कि इसको सेकंड चांस दे दो, या इसको एक और मौका दे दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उनका अपना रिलेशनशिप भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। आपस में एक दूसरे से पेरेंट्स आर्ग्यू करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, आप जो तरीका अपना रहे हैं वो ठीक नहीं है, मैं जो तरीका अपना रहा हूँ वो ठीक है, ऐसा होता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ प्लान की हुई थी कि वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ कैसे गुजारेंगे, और अब क्या से क्या हो गया है। अब उन्होंने बिल्कुल, उनकी लाइफ आइसोलेटेड हो गई है, उनकी अपनी लाइफ खत्म हो गई है। अब उनका सारा ध्यान जो है वो सिर्फ अपने बच्चे के ऊपर है, और वो यही सोच रहे हैं कि अब ये क्या नेक्स्ट करेगा। इसी फियर के साथ उनकी बाकी की लाइफ भी गुजर रही है अभी भी, कि अब ये नेक्स्ट क्या करेगा, अब ये नेक्स्ट क्या करेगा, अब क्या होगा आगे, अब चीज़ें कैसे आगे खराब होंगी, या इससे वर्स्ट क्या हो सकता है। दे आर ऑलवेज इमेजिनिंग दी वर्स्ट, कि सबसे ज़्यादा बुरा हो क्या सकता है। फैमिलीज भी सोच रही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या कर देगा ये, अब ज़्यादा से ज़्यादा इसने क्या करना है। तो मतलब वो एक कांस्टेंट फियर में होती हैं, उन्हें हर टाइम यही चीज़ का डर लगा होता है कि अब ये क्या कर देगा, अब नेक्स्ट क्या आने वाला है, अब नेक्स्ट क्या आने वाला है। इसको ये कहते हैं कि लिविंग विद एडिक्शन इज़ लाइक लिविंग विद अ टाइगर। कोई समझता है इस फ्रेज को कि क्या समझ आती है इसे? एज अ पेरेंट जो मैं बात कर रही हूँ ना, कि हम ये फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं कि अब नेक्स्ट ये क्या करेगा, अब नेक्स्ट ये क्या करेगा। तो इस फियर से ऑपरेट करते करते हम अपने आप को इमोशनली ड्रेन कर लेते हैं। हम अपनी सारी इमोशनल एनर्जी जो है ना हमारी, वो खत्म हो जाती है, वो डेड हो जाती है। अब हमारे में कोई एनर्जी नहीं रही या कोई ताकत नहीं रही कि हम किसी मुश्किल फैसले को या किसी मुश्किल सिचुएशन को हैंडल कर सकें। क्यों? क्योंकि हमारी सारी एनर्जी जो है वो एडिक्शन के जो हमारे लव्ड वन का जो लव्ड वन एडिक्ट है उसके ऊपर इन्वेस्ट हो रही है। हम सिर्फ उसको देख रहे हैं कि अब वो नेक्स्ट उसकी मूव क्या होने वाली है, अब उसकी नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है। आज उसका मूड अच्छा है तो चलो मैं ये बात कर लेती हूँ, आज उसका मूड अच्छा है तो अच्छे खाना बना लेती हूँ, इसी तरह से वो खुश हो जाएगा। ये सारे वो बिहेवियर्स हैं जो एज अ पेरेंट हम कर रहे होते हैं, ऐसा ही है। लेकिन हमने ये चीज़ सीखनी है कि हमने अपने आप को इस कोडिपेंडेंसी से बाहर निकालना है, अपना कनेक्शन इस कोडिपेंडेंसी से तोड़ना है जो कि फियर की वजह से हो रहा है। मतलब आप ये फील करना शुरू कर देते हैं कि मे बी आई एम डिसकनेक्टेड फ्रॉम द अदर पर्सन, और थोड़ा डिस्टेंस का मतलब ज़्यादा हो रहा है, डिस्टेंस मिसकम्युनिकेशन सी हो रही है, गैप सा बीच में आ रहा है, ये लगना शुरू हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि ये चीज़ आपको फील हो रही होती है, क्योंकि पहले आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट होते हैं, आप एक्स्ट्रा शेयर कर रहे होते हैं चीज़ों को। बट जब आप ये सीख लेते हैं कि एक्स्ट्रा शेयर नहीं करना और एक लिमिट में चीज़ों को शेयर करना है, तो वो आपको लगने शुरू हो जाता है कि नहीं, शायद कोई गैप आ रहा है। जैसे ही बाइपोलर में होता है कि जब आप हमेशा इलेटेड रहते हैं, आप इलेशन में रहते हैं, आपको मेडिसिन दी जाती हैं, आपका मूड नॉर्मल हो जाता है, तो पेशेंट्स कंप्लेन करने शुरू कर देते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ, बहुत सैड फील कर रहा हूँ, पहले जैसी एनर्जी नहीं रही,
मुझे पहले जैसी एनर्जी चाहिए, आप लोग मुझे क्या दवाई खिला रहे हैं जिसकी वजह से मेरा ऐसा बिहेवियर, लाइक वो ये सब बातें करने शुरू कर देते हैं। बट इसका मतलब ये है कि उनको वो नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं। इसी तरह कोडिपेंडेंसी में भी उस चीज़ का मतलब ये है कि आपकी वो एक जो लाइफ है, जो रिलेशनशिप है ना, वो नॉर्मेलसी में आ रहा है, वो गैप नहीं आ रहा। दैट इज़ यू आर परसीविंग कि वो गैप आ रहा है। बट जब आप अपनी केयर करते हैं ना, तो अगले बंदे को नज़र आता है कि आप अपनी केयर कर रहे हैं। अगला बंदा को पता चलता है कि आप अपनी वैल्यू कर रहे हैं, आपको अपनी कदर है, तभी अगला बंदा भी आपकी कदर करना शुरू कर देता है टाइम के साथ साथ। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होती है कि अपनी कदर करने से, अपनी कदर पहले रखनी चाहिए, उस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और फिर दूसरों लोगों को। इसी तरह से आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे होते हैं, या एक हेल्दी रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। समझा पाई मैं आपको अपना पॉइंट? ठीक है। तो फियर से रिलेटेड जो हम बात कर रहे थे कि जैसे हम रिजेंटमेंट्स रख लेते हैं, परफेक्शनिज्म, टू गुड टू बी ट्रू वाली पिक्चर देना शुरू कर देते हैं, परफेक्ट पेरेंट्स हम बनना शुरू कर देते हैं, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। अगर उनका मूड आज अच्छा है, हमारे लव्ड वन का या हमारे पेशेंट का आज मूड अच्छा है, तो जो हमने बात उनसे अभी करनी थी वो हम नहीं करते, क्योंकि वो मुश्किल बात थी। हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, उस पर होल्ड लगा देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि नहीं आज तो मूड अच्छा है, आज मैं बात नहीं करती, कल कर लूँगी जब इसका मूड ज़रा अच्छा नहीं होगा। इसी वजह तो फैमिलीज़ जो हैं, इसी वजह से तो फैमिलीज़ आपसे बात नहीं करती हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करती रहती हैं कि अभी इनका मूड अच्छा मतलब नहीं है, तो मैं ये बात कर दूँगी और ख़राब मूड हो जाएगा। लेकिन बात कर देनी चाहिए उस टाइम पे, उस पॉइंट पे। एज अ किड ये सब बच्चे कर रहे होते हैं कि आज पेरेंट्स का मूड देखते हैं कि आज अच्छा मूड है तो आज ये बात कर लेते हैं, आज ये चीज़ मांग लेते हैं, आज अपनी डिमांड कर लेते हैं। और जब हमें ये साउंड हो रहा होता है कि आज मूड अच्छा नहीं है, अभी बहस में ये चीज़ एंड अप हो सकती है, तो हम जो क्या करते हैं कि हम वो बात नहीं करते और हम एक एग्जिट सा ले लेते हैं, चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। बट फियर से ऑपरेट करने में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होता हमें, हम सिर्फ डर ही जा रहे होते हैं, और हमने सीख लिया होता है, हमारा एक पैटर्न बन चुका होता है कि हमने डर से ही चीज़ों को ऑपरेट करना है। अगर हम डरेंगे नहीं तो हमें सोल्यूशन नहीं मिल सकेगा। क्या ऐसा होता है? अगर हम फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, तो दैट इज ऑटोमेटिकली कॉजिंग यू इमोशनल स्ट्रेस, और जब इमोशनल स्ट्रेस आ रहा है, इमोशनल स्ट्रेस कुड लीड यू टू हार्ट प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं, बीपी का इशू बनना शुरू हो जाता है, कोई और हेल्थ जो है वो आपकी डिक्लाइन होने शुरू हो जाती है, लाइक आप फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिटोरिएट होने शुरू हो जाते हैं, लाइक आप बिल्कुल, आपकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। और जब आपकी एनर्जी एज अ पेरेंट ड्रेन होना शुरू हो जाती है ना, तो आप किसी भी हेल्प की तरफ नहीं जा रहे होते हैं, फिर ना आप अपनी हेल्प कर पा रहे होते हैं और ना आप अपनी पेशेंट की हेल्प कर पा रहे होते हैं। फिर एक टाइम ये आ जाता है कि आपने जहाँ पे आपको अपने लव्ड वन की ख्याल रखना था या उनको केयर प्रोवाइड करनी थी, फिर एक ये पॉइंट आ जाता है कि जहाँ आपको चाहिए था एज अ पेरेंट, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने अपने लव्ड वन का ख्याल रखना है या उनको हेल्प प्रोवाइड करनी है, आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि वहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत होने पड़ जाती है, या आपको लगना शुरू हो जाता है कि अब तो मुझे मदद की ज़रूरत है, अब मैं उसको क्या संभालूं। तो अपने आप को उस पॉइंट पर नहीं लेकर आना जिस पॉइंट पर हमें ना हम अगले की मदद कर सकें और ना हम अपनी मदद कर सकें। तो अब जब हम फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, तो हम इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से अपने आप को ड्रेन कर रहे होते हैं, हर तरह से अपने आप को ख़त्म कर रहे होते हैं। फिर ना हम अपनी हेल्प के काबिल रहते हैं और ना हम दूसरे की हेल्प के काबिल रहते हैं। तो फियर से ऑपरेट करना हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, या अगर हम फियर से ही ऑपरेट करते रहेंगे और डर से ही हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, पीछे रूट कॉज हमारी डर होगा, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा होता इस चीज़ से। समटाइम्स अ लिटिल फियर इज़ बेटर देन नो फियर ना, कि जैसे आपने एग्ज़ाम देना है, जैसे रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात कर लेते हैं कि जब आपको थोड़ा सा डर होगा कि अगर मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया तो मुझे कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगी, तो उस फियर से फिर हम क्या करते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर लेते हैं। लेकिन जो वो डर होता है ना, वो फॉर अ टाइम बीइंग होता है, बहुत टेम्प्रेरी होता है। जो हम जिस फियर की बात करें ना, ये कांस्टेंट फियर बन जाता है, हमारी पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। लाइक अब हमारा गुजारा ही नहीं हो रहा उस फियर के बगैर, उस डर के बगैर। इतने लंबे अरसे तक जो एक डर रहता है ना, वो चीज़ खतरनाक होती है, वो चीज़ों को चेंज कर देती है, वो चीज़ों को ख़राब कर देती है। लेकिन चीज़ों को कभी कभी डर, जैसे फ्लाइट और फाइट की सिचुएशन आती है, जब किसी एनिमल के साथ हमारा इनकाउंटर होता है, उस टाइम पे डरना इज़ अ राइट इमोशन। उस टाइम पे हमें डर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम डरेंगे नहीं, हमारे सेंसेस जो है वो हाइटन अप नहीं होंगे, हम अपने आप को अवेयर नहीं कर पाएंगे कि इस टाइम पे मुझे क्या करना है या कैसे रिएक्ट करना है। तो ये समटाइम्स, जैसे मैंने कहा अभी, कि थोड़ा सा डर
अपने आप में फियर लेकर आना, क्योंकि फियर एक बुरा इमोशन नहीं है। फियर इज़ नॉट अ बैड इमोशन, जस्ट लाइक एंगर। जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि गुस्सा एक, हमने अपनी ये अटैच की हुई है चीज़ें कि गुस्सा एक बहुत बुरा इमोशन है, और हम जब भी हमने गुस्सा करना है तो हमने अपने आप को जो है कोई बुरा रिएक्शन देना है। वही मैंने बताया कि वो आपको ऐसा लग रहा होता है, लाइक आप ये परसीव कर रहे होते हैं कि एक डिस्टेंस आ गया है, बट वो डिस्टेंस होता नहीं। जैसे हमने बाइपोलैरिटी की अभी बात की कि हमें लग रहा होता है कि हम बहुत डिप्रेस हो गए, बट वो हमारा नॉर्मल स्टेट होता है। वो क्योंकि हम इलेटेड फील नहीं कर रहे होते ना, तो हमें लग रहा होता है कि हम बहुत डिप्रेस हैं। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।